Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. चलिए आज से आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस यानी आपकी यूनिट 1 की मैराथन आज से स्टार्ट हो रही है और सारी ऐसे ही यूनिट वाइज जो है वो मैं मैराथन लेकर आऊंगी, उसके बाद एमसीक्यू के मैराथन्स आएंगे। ठीक है, तो अभी थ्योरेटिकल मैराथन्स आने वाली हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगी कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं और जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाएं और ये मैराथन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं बार्टलेट और घोषाल्स मैट्रिक्स, यानी ये एक नया टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरनेशनल बिजनेस जो शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो वैसे इसकी क्लासेस हैं, बट कॉमर्स के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बट ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है बार्टलेट एंड घोषाल मैट्रिक्स का। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिल रही होगी, डिग्री ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और आपकी लेवल ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक चीज समझ जाइए, लेवल ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन से, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कस्टमाइजेशन से। अब मैम ये दोनों क्या चीज है, देखिए ग्लोबल का मतलब समझते हैं ना आप, ऑल इंडिया मतलब सॉरी इन द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी आपका एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में चल रहा है। यानी स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब वन साइज फिट्स ऑल, यानी आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो हर जगह हर कंट्री में सेम रहेगा। एक एग्जांपल देती हूँ, एप्पल का आईफोन, कभी देखा है जापान में कुछ और चल रहा है, इंडिया में एप्पल फोन, एप्पल का जो आईफोन है वो अलग तरीके से चलता हो, या जापान वालों के लिए अलग तरीके से चलता हो, या ऑस्ट्रेलिया वालों अमेरिका के लिए ज्यादा अलग टाइप में चला रखा हो? नहीं, एक ही फोन है ना भाई। चाहे आप अमेरिका जाके खरीद लीजिए, चाहे आप इंडिया में खरीद लीजिए, चाहे आप जापान में खरीद लीजिए, फोन आपको एक ही तरीके का मिलेगा अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा ये होता है, उस प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। लोकल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैंने आपको कीवर्ड दिया है कस्टमाइजेशन, यानी प्रोडक्ट्स में चेंज करना पड़ेगा आपके कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में भाई इतना तीखा मसाला खाया जाता है, आप लोगों को पता है तीखी चीजें जो खाते हैं। अगर मैं दूसरे कंट्री की बात करूं वो इतना स्पाइसी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, अगर मैं अमेरिका की बात करती हूँ तो वहां के लोग इतना स्पाइसी नहीं खा सकते जितना हम लोग तो डेली ऐसे खा जाते हैं। ठीक है ना, तो अपने लोकल कस्टमर्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना होगा, उसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। जैसे आप लोग लैपटॉप कस्टमाइज नहीं कराते हैं कि इसके अंदर मदरबोर्ड ये वाली कंपनी का लगेगा, इसके अंदर ये वाली चीज इस कंपनी की लगेगी, यानी अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आलू टिक्की अगर हमारे यहाँ चल रहा है तो हम अपना आलू टिक्की अमेरिका में भी भेजेंगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका वाले आलू टिक्की पसंद नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन। तो अब आपको समझ आ गया होगा स्टैंडर्डाइजेशन और कस्टमाइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कहाँ पे लो है कहाँ पर हाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार चीजें डिफाइन की गई हैं आपकी, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी और आपकी ट्रांजेक्शनल कंपनीज, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले इंटरनेशनल कंपनी की। देखिए इंटरनेशनल कंपनी में लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और ग्लोबल इंटीग्रेशन दोनों ही लो होता है, बहुत कम होता है। क्यों होता है मैम? क्योंकि बेटा ये तो एक सिंपल सा मोड ऑफ एंट्री है। इंटरनेशनल कंपनी जो है वो किसी का भी इतना ध्यान नहीं देती, ना ही अपने लोकल कस्टमर्स पे ध्यान देती है, ना ही उन्होंने दुनिया का ठेका ले रखा होता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब समझिए, इंटरनेशनल कंपनी जो है वो उनका सिर्फ सिंपल सा मतलब होता है, उनको जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाएंगे और उनको वो एक्सपोर्ट करेंगे, उनका इतना काम रहता है। ना ही वो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे ध्यान देते हैं, ना ही वो ग्लोबल इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाता है। अगर मैं वही बात करूं, अब ये हो गया आपका इंटरनेशनल कंपनी जहां दोनों चीजें लो हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसका आगे, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज वही होती है जहाँ पे अलग अलग जगह पे आपकी सब्सिडरीज, आपकी कंपनी खुली हुई है, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, मल्टीपल कंट्रीज में आपका जो है प्रोडक्ट चल रहा है, उसे मल्टी कंपनी बोला जाता है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर जो है ना, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस काफी ज्यादा हाई है। क्यों है हाई मैम? देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है कि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बनाना पसंद करते हैं।
ठीक है। उनको ये नहीं होता कि उन्हें ग्लोबली जो है वो एक ही प्रोडक्ट चलाना है, उन्हें मतलब होता है कि अगर वो पर्टिकुलर किसी जगह पे अगर उनका प्रोडक्शन है, कुछ पर्टिकुलर जगह पे उनका सब्सिडरीज है, समझ लीजिए अगर मैं एग्जांपल लूं, चलिए मैं एक साड़ी का ही ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर उनकी साड़ी की कई जगह पे जो है वो फैक्ट्रीज खुली हुई है, समझ लीजिए अहमदाबाद के अंदर है, अगर मैं इंडिया की ही बात कर रही हूँ, अहमदाबाद है, नॉर्थ ईस्ट साइड में लेके चलिए। तो एक बात बताइए, मैं जब अगर मैं गुजराती की बात करूँ, गुजरात में अगर आप जा रहे हो तो वहां पे जो है अलग तरीके की साड़ियां पहनी जाती है, तो उस तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ बांधनी साड़ी आई थिंक ज्यादा बहुत ज्यादा जो है वो फेमस है, तो वहां उस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में। यहाँ पर कस्टमाइजेशन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल कंपनी, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ग्लोबल बोल दिया गया है तो इसका मतलब ग्लोबल इंटीग्रेशन हाई होगा, यानी एक प्रोडक्ट बना दिया गया है, सब जगह वही चलेगा। हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे कि राजस्थान है तो राजस्थान के हिसाब से बनाएंगे, या अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के हिसाब से बनाएंगे, नहीं। ग्लोबल कंपनी में आपका स्टैंडर्डाइजेशन होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक प्रोडक्ट बना दिया सब जगह चलेगा वो, ठीक है। फिर आता है ट्रांजेक्शनल कंपनीज। देखिए ट्रांजेक्शनल कंपनीज जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बहुत एडवांस लेवल है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, बेचारा दोनों ही को ही फोकस करना पड़ता है, यानी दोनों चीजें हाई होती हैं इसमें। लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी होता है और आपका ग्लोबली भी जो है स्टैंडर्डाइजेशन भी है और कस्टमाइजेशन भी है। किस तरीके से मैम, देखिए अगर मैं मैकडी की बात करती हूँ, मैकडी आप लोगों को पता होगा, मैकडोनल्ड। अगर मैं देखूँ फ्रेंच फ्राइज तो हर जगह सेम है, फ्रेंच फ्राइज की बिल्कुल सेम है ना। ऐसा तो नहीं है अमेरिका में अलग फ्रेंच फ्राइज मिलता हो या इंडिया में अलग मिलता हो, मैकडी का सेम टेस्ट का मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ सऊदी अरेबिया का, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, मैक अरेबिया से सैंडविचेस बना रखे हैं अपने कस्टमर के हिसाब से, अपने मतलब वहां के लोगों को खाना वो चीज ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को भी हाई रखा हुआ है और ग्लोबल इंटीग्रेशन को भी हाई रखा है। यानी उन्होंने अपने ग्लोबल एरिया वालों लोगों के लिए, जैसे जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक मैक अरेबिया सैंडविच करके डिश बनाई हुई है। और ठीक है, वहां से लोकल भी सेटिस्फाई हो गया। और वैसे जो सारी चीजें चल रही हैं ऑल इंडिया मैकडी की, जैसे फ्रेंच फ्राइज ये सब कॉमन है, बर्गर जो भी है वो सारी चीजें कॉमन है पूरे, आप वर्ल्ड में घूम लो आपको सेम मिलेगा। तो ये दोनों चीजों पे फोकस करती है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शनल कंपनीज में दोनों चीजें हाई होती हैं। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल कप, इसको लर्न कैसे करना है मैं बता देती हूँ। इंटरनेशनल कंपनीज में दोनों चीजें लो होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी ना ही कस्टमाइजेशन को मानती है ना ही स्टैंडर्डाइजेशन पे ध्यान देती है, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा करूँ तो ट्रांजेक्शनल कंपनीज जो कस्टमाइजेशन भी मानती है, जो स्टैंडर्डाइजेशन भी करती है, यानी जिसका लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई है, जिसका ग्लोबल इंटीग्रेशन भी हाई है, दोनों चीजें हाई है। वो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट को चेंज करना जानती है, और वो क्या करती है, एक प्रोडक्ट पूरे इंडिया में, पूरे सॉरी ग्लोबली किस तरीके से करना है उसको बेचना है वो भी उसे पता है। फिर अगर मैं बात करूं, दूसरा आता है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कस्टमाइजेशन पे जाती हैं, यानी अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजों को बनाती है। और ग्लोबल कंपनी क्या करती है, ये ग्लोबल इंटीग्रेशन इसके अंदर हाई होता है, क्योंकि ये कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं देखती। जैसे मैंने एप्पल का फोन बताया, वो हर जगह आपको सेम देखने को मिलेगा। इसलिए इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टेजेस ऑफ ईपीआरजी थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सबको पता है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, ठीक है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ई फॉर एथनोसेंट्रिक, पी फॉर पॉलीसेंट्रिक, आर फॉर रीजनो रिजियोसेंट्रिक और जी फॉर जियोसेंट्रिक। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है। देखिए जब भी कोई कंपनी है ना इंटरनेशनली जाना चाहती है, वो चाहती है कि हम अपना प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन जो भी है हम बाहर करें जाके, तो उनको ना स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। उनको ये देखना पड़ता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। इसीलिए यहाँ पर चार जो है स्ट्रैटेजी दी गई है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक या जियोसेंट्रिक। इन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सा फ्रेमवर्क है जो आपको क्या करना है, जब आप इंटरनेशनली जाएंगे तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ सबसे पहले एथनोसेंट्रिक। देखिए एथनोसेंट्रिक का सिंपल सा मतलब होता है, डोमेस्टिक कंट्री जो है वही आपकी होस्ट कंट्री रहती है, सॉरी होम कंट्री जो है वही आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। डोमेस्टिक कंट्री जो आपकी होम कंट्री है उसी पे फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको अपना आपका घर का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर आपकी मम्मी ने बोल दिया कि भाई घर में तो बनी है लौकी और आपको वही खानी है, ठीक है,
दूसरे के घर में क्या बन रहा है ना, पनीर, अभी आप बोल लोगे नहीं मम्मी, सामने वाली आंटी तो रोज अच्छा अच्छा बनाती है पनीर, कभी छोले कभी, पर हमारी मम्मी तो यही बनेगा, लौकी ही बनेगी, खाना है तो खाइए नहीं तो मत खाइए। यही होता है ना सबके घर में कि हम तो लौकी ही बनाएंगे, दूसरे के घर में क्या हो रहा है हमें नहीं फर्क पड़ता, दूसरे के घर में पनीर बन रहा है या क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, एथनोसेंट्रिक का मतलब होम कंट्री यानी आपकी डोमेस्टिक कंट्री। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो अगर मैं इंडिया में, अब डोमेस्टिक कंट्री क्या होती है, देखो डोमेस्टिक या होम कंट्री का मतलब सीधे ये है कि जहां पे आप रह रहे हो, जैसे इंडिया हमारी कंट्री है, तो इंडिया के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और इंडिया के अंदर ही हम जो क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, यही चीज बोली जाती है। यानी हम अपने वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे जो हमारे कंट्री में होते हैं। हमें नहीं मालूम अमेरिका का, हमें नहीं पता जापान चाइना में क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, हम तो अपना जो है हम तो वही मानेंगे, यानी हमने तो जो लौकी बना दी वही खानी पड़ेगी, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ। तो वही डोमेस्टिक होता है यहाँ पे जो है वो हमें अपने होम कंट्री के अकॉर्डिंग, हमें अपनी डोमेस्टिक कंट्री का जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं वही चीज हर जगह चलेगी। अगर मैं बात करूं दूसरी पॉलीसेंट्रिक की, अब पॉलीसेंट्रिक क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक का जो है ना वो होस्ट कंट्री के हिसाब से चला जाता है। होस्ट कंट्री का हिसाब से मतलब यहाँ पे होता है दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग। अब दूसरे के घर में पनीर बन रहा है तो हमें उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, लेकिन एथनोसेंट्रिक में क्या था, हाँ, नहीं, दूसरे के घर में पनीर मटर बन रहा है हमें नहीं पता, हमारे घर में तो लौकी बनेगी और हम तो लौकी खिलाएंगे सबको, ठीक है। तो वही पॉलीसेंट्रिक है। पॉलीसेंट्रिक क्या होता है कि हम होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। किस तरीके से मैम, देखिए, अब मैकडी का मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं एक और देती हूँ मैकडी का एग्जांपल आपको। जैसे मैकडी का आप देख रहे होगे पिज्जा वगैरह फ्रेंच फ्राइज, तो ये अभी है सभी कंट्री में, लेकिन एक बात बताइए, इंडिया में आलू टिक्की आप लोग जानते हो, आपने खाया होगा मैकडी का जो आलू टिक्की आती है, ठीक है। अब ये आलू टिक्की बेटा अमेरिका में तो नहीं चलेगा ना, या अमेरिका में जो चलता है ना वो बीफ का बर्गर चलता है। अब हम तो इंडियंस ठहरे, हम तो बीफ नहीं खाते, हमारे लिए तो बीफ खाना मतलब बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि ये सबसे बड़ा पाप है अगर हम हिंदू हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बीफ का क्या है, वहां पर बीफ बहुत खाया जाता है, बहुत ज्यादा पॉर्क बीफ यानी है ना, ये चीजें बहुत खाई जाती हैं। तो आप एक बात बताइए, अमेरिकन जो है वो बर्गर, मैकडी का बर्गर बीफ बर्गर आता है उनके लिए, तो क्या वो इंडिया में चल जाएगा? क्योंकि हम तो एथनोसेंट्रिक वाला अगर रूल फॉलो करते तो हम तो लौकी खिला रहे थे सभी को, लेकिन पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, सबके अकॉर्डिंग इक्वल इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ती है। तो जैसे हमारे अगर अमेरिका में बीफ बर्गर है मैकडी का, तो इंडिया में बीफ की जगह आलू टिक्की बर्गर दिया गया है हमें, ठीक है। तो यानी आपको जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, हर कंट्री को बराबर आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। फिर आता है रीजियोसेंट्रिक। देखिए रीजियोसेंट्रिक का सिंपल सा मतलब है रीजंस। रीजंस का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आप क्या चाहते हो कि आप उन लोगों के साथ ट्रेड करो, उन लोगों के साथ आप इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंड करो जो आपके सिमिलर रीजंस के हैं। सिमिलर रीजंस मतलब आपका कल्चर, आपका जो कहते हैं ना डिमांड, कस्टमर्स की टेस्ट ही काफी हद तक सेम होता है। अगर मैं इंडिया और बांग्लादेश की बात करती हूँ, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो यहाँ पे कोका कोला जो है ना बहुत कॉमन है, यानी यहाँ पे कोका कोला की डिमांड जो है सेम है। तो आप उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, वो वाली स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे जो आपके रीजंस के साथ सेम होंगे, यानी सिमिलैरिटी होगी आपके रीजंस के बीच में, ठीक है। उन्हीं के साथ ट्रेड करना या आप पसंद करेंगे या नहीं, ये चीज यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है आपको कि आप ये स्ट्रेटेजी चाहते हो, क्योंकि सिमिलर टेस्ट होता है। जैसे इंडिया बांग्लादेश में काफी चीजें सिमिलर हैं, पाकिस्तान और इंडिया को रिलेट करते हैं तो फूड से रिलेटेड है, जैसे मैंने कोका कोला का एग्जाम्पल दिया, तो ये काफी कोका कोला जो है वो इन रीजन्स में काफी ज्यादा जो है वो डिमांड काफी ज्यादा सेम रहती है, ठीक है। फिर आता है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक तो मैंने आपको बोला है कि ये तो आपको पूरा एक वर्ल्ड जो है एक ही तरीके का मानना पड़ेगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही है, ठीक है। और आपको पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सबके पास सिमिलर टेस्ट है, उसके हिसाब से आपको वो स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने एप्पल का आईफोन बताया कि आप ऐसी चीज बनाइए जो सभी कंट्रीज जो है वो एक्सेप्ट करे, ग्लोबली आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये है आपकी ईपीआरजी थ्योरी। चलिए अब आते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। जैसे जैसे ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपका लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हाई होने लगता है और उतने ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। जितना जितना हाई होता जाएगा कॉम्प्लिकेशन उतना बढ़ता जाएगा और इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा। सबसे पहले आता है फ्री ट्रेड। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे जैसे आप लोग लेवल्स पे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नए तो होते जाएंगे, पर उनके साथ पुराने वाले भी आपको ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। सबसे पहले आता है फ्री ट्रेड।
देखिए फ्री ट्रेड का क्या मतलब है, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मेंबर्स की बात करी गई है। सपोज करिए इंडिया है और सपोज करिए दूसरी कंट्री चाइना है। अगर इंडिया और चाइना मेंबर्स हैं, याद रखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर इंडिया और चाइना जो है वो मेंबर्स हैं, तो ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अगर आप चाहे तो कोई सा भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करिए। चाइना बोलती है इंडिया चाहे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करे, हम किसी भी तरीके का टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये होता है फ्री ट्रेड। यानी हमारे बीच में किसी भी तरीके का लेन देन में किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स यहाँ पे लगाया नहीं जाएगा, फ्री में ट्रेड होगा। ठीक है, ये होता है फ्री ट्रेड एरिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है कस्टम्स यूनियन। अब देखिए कस्टम यूनियन में पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाएगा, यानी आपका रिडक्शन ऑफ टैरिफ बिटवीन मेंबर्स, ये आपका ऐड होता चला जाएगा। और नया इसके अंदर क्या आएगा, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। यानी कस्टम यूनियन ये बोलती है कि देखिए जो दोनों मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई भी टैक्स तो नहीं लिया जाएगा, ये तो है, हमने भी पढ़ा। और मैंने बोला ना कि आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पुराने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप ऐड करते जाएंगे। तो पहला वाला तो हो गया कि भाई बिटवीन मेंबर्स जो है वहां पे कोई भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। कस्टम यूनियंस क्या बोलती है कि कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होना चाहिए। देखिए वो तो ठीक है, आपस में इंडिया और चाइना तो बोले कि हम तो आपस में कर लेंगे भाई, फ्री में ट्रेड है। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे बांग्लादेश आ गई, एंट्री कर ली बांग्लादेश ने, तो अब इंडिया चाइना क्या बोलेंगे, भाई कॉमन पॉलिसी बना लो, एक कॉमन एग्रीमेंट बना लो कि अगर हम किसी बाहर वाली कंट्री से, किसी नॉन मेंबर वाली कंट्री से अगर हम कोई भी एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश के साथ या इंडिया श्रीलंका के साथ या इंडिया अमेरिका के साथ अगर कोई एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके लिए कॉमन टैरिफ होगा। ठीक है, आप भी वही करोगे और हम भी वही चार्ज करेंगे। तो ये कॉमन एग्रीमेंट बना दिया जाता है कि अगर आप नॉन मेंबर या दूसरी कंट्री के साथ अगर आप करोगे ट्रेड, तो आपको ये वाली पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ की। अब बढ़ते हैं आगे, कॉमन मार्केट। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ टैरिफ रिडक्शंस की बात चल रही थी कि भाई टैक्स नहीं लगेगा और दूसरे मेंबर से तो उनके लिए कॉमन टैक्स लगाया जाएगा। अब आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो आपके कैपिटल होंगे ना बेटा, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो फ्री मूवमेंट होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। ये चीज बोली गई है कॉमन मार्केट के अंदर। अभी तक हम सामान तो, देखिए सामान तो हम इधर उधर कर रहे थे, ले रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। अब आ रहे हैं यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। अब सपोज करिए किसी के लेबर की कमी है, इंडिया से 1000 लेबर भेजे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। पहली बात, देखिए वर्क परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, वैसे वैसे मैंने कहा ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी। देखिए इतना इजी नहीं होता कहीं दूसरे देश में जाकर काम करना, एक इंसान दो इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वर्क परमिट लेना बहुत डिफिकल्ट है, अगर जिन्होंने भी लिया होगा उन्हें पता होगा। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वीजा परमिट लेने के लिए, वर्क परमिट लेने के लिए ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि फ्री मूवमेंट होगा। भाई कैपिटल है, सर्विसेज है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक क्या होगा, फ्री मूवमेंट कराया जाएगा, जिससे इंटीग्रेशन तो हाई होगा पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। फिर आता है इकोनॉमिक यूनियन। देखिए इकोनॉमिक यूनियन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बात करी गई है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि भाई जो कंट्रीज होंगी ना, इनके मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे इंडिया और चाइना मैंने लिया है, तो इंडिया में जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज होंगी ना, वही चाइना फॉलो करेगा, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा ना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है ना भाई। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अलग है, हमें कब रेपो रेट कम करना है, कब हमें बढ़ाना है, कब हमें फिस्कल पॉलिसी, हम गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, कितना टैक्स लेगी, वो हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक यूनियन के अंदर जो है वो आपके टैक्स रेट सेम हो जाएंगे, आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी सेम हो जाएगी, जो इंडिया के पास इंडिया फॉलो करेगी वही चाइना फॉलो करेंगी, ये चीज बोली गई है। फिर आता है पॉलिटिकल यूनियन। देखिए पॉलिटिकल यूनियन का मतलब कॉमन गवर्नमेंट। मैम ये कॉमन गवर्नमेंट क्या होती है, देखिए कॉमन गवर्नमेंट का मतलब समझिए कि जैसे हमारी अभी यहाँ पे मोदी जी की सरकार है, तो ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, समझ लीजिए चाइना में भी मोदी जी की सरकार ही चल रही है, ये होती है कॉमन गवर्नमेंट, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉलिसी सबसे हाईएस्ट पे आ जाता है। अब यहाँ पे बताइए, जैसे अगर मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ चल रही है, तो चाइना के अंदर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो मोदी जी के पार्टी के, जो वहां की गवर्नमेंट वो लोग चलाएंगे। तो ये तो मतलब सपने में भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ये एक पॉलिटिकल यूनियन के अंदर यही चीज बोली गई है कि सरकार भी जो है वो दोनों जगह सेम होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि इस तरीके से ये इंटीग्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, और जितना जितना बढ़ता जाएगा इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा, इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा अच्छे से यूनियन होता जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है मेंबर्स कंट्री के बीच में, जो भी कोई दो मेंबर कंट्री है उनके बीच में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
फिर उसके बाद आता है कस्टम यूनियन, कि दो मेंबर्स के बीच में तो टैक्स फ्री है ही है, लेकिन अगर हम दूसरे कंट्री थर्ड पार्टी के साथ अगर करते हैं तो उनके लिए कॉमन एक्सटर्नल एग्रीमेंट होगा, उनके लिए मतलब जो टैरिफ लगेगा वो सेम लगाया जाएगा। फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर अभी तक तो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, अब क्या होगा, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये भी फ्री मूवमेंट होंगे। ठीक है। फिर होता है इकोनॉमिक यूनियन, जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिजिकल पॉलिसी सेम कर दी जाएगी दोनों सरकार, मतलब दोनों कंट्री के अंदर। फिर है पॉलिटिकल यूनियन, जहां पे बोला गया है कि दोनों कंट्रीज के अंदर सेम सरकार रहेगी, चलाएगी। ये चीज बोली गई है आपके लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन में। ये आपको पता होना चाहिए, स्टेप सीक्वेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी। देखिए डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना प्रोडक्शन अपनी ही कंट्री में करती है और अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, बनाती है और बेचती है। इंटरनेशनल कंपनी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मैन्युफैक्चर तो वो होम कंट्री में कर रही है, इंडिया में ही बन रहा है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर रही है फॉरेन कंट्री में। भाई सामान तो इंडिया में ही बन रहा है लेकिन बेच रही है अमेरिका को। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जहां पर क्या होता है, आपके जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो मल्टीपल कंट्रीज में कर रहे हो, सिर्फ अमेरिका में नहीं कर रहे, चाइना, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह आप जो है वो कर रहे हो। ग्लोबल कंपनीज वो कंपनीज होती है जहां पे फिर ग्लोबली जो है वो आप पूरे वर्ल्ड में जो है वो आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो। ट्रांजेक्शनल कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे एक्सट्रीम लेवल होता है जहां पे दोनों चीजें, ग्लोबल इंटीग्रेशन प्लस कस्टमाइजेशन प्लस स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों चीजें होती हैं। तो ये स्टेप पे सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन आया हुआ था। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनाइजेशन में उपासला मॉडल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। देखिए उपासला मॉडल क्या होता है, उपासला मॉडल के अंदर ये बोला गया है कि सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है और मैं चाहती हूँ कि उसको इंटरनेशनल लेकर जाऊं। ठीक है, तो मैं ऐसे तो नहीं चली जाऊंगी ना उड़ के इंटरनेशनल, क्योंकि ना मुझे नॉलेज है, ना ही मुझे कुछ पता है फॉरेन में कैसे क्या काम होता है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कैसे इंटरनेशनल चले जाएंगे भाई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कुछ स्टेप्स होते हैं इंटरनेशनलाइजेशन करने के। ठीक है, किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है नो रेगुलर, इसका स्टेप्स बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। यानी मैं सपोज करिए मेरी क्या कुछ भी बता, क्या लूं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले सकती हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हैंड बैग्स है, तो हैंड बैग्स क्या हुआ मेरे, मैंने बनाए थे 100 हैंड बैग्स। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, मेरे तो 80 बेच पाई मैं इंडिया में और मेरे 20 बच गए, तो मैंने कहा चलो मेरे 20 बच गए ना, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर देती हूँ बांग्लादेश में। क्या कर देती हूँ, नेपाल में या बांग्लादेश में मैं क्या कर देती हूँ, एक्सपोर्ट कर देती हूँ, 20 बच गए। तो इसमें बोलते हैं नो रेगुलर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। रेगुलर एक्सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन स्पॉटिक एक्सपोर्ट है, मतलब अगर मेरे पास कुछ बच गया है ना, ज्यादा जैसे ज्यादा बनाया था, बिका तो नहीं, ज्यादा जो बच गया है वो मैंने दूसरी कंट्री में जाकर क्या कर दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, रेगुलर का काम नहीं है। ठीक है, फिर होता है एक्सपोर्ट वाया एजेंट्स। अब देखा बांग्लादेश वालों को तो मेरे बैग्स बड़े पसंद आ रहे हैं भाई बहुत, तो अब मैंने क्या किया कि एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में मैंने ना एक इंटरमीडिएट एक एजेंट रख लिया, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं है ना बांग्लादेश की, इसलिए मैंने क्या करा, बीच में एक एजेंट रख लिया। अब मैं एजेंट को बेच देती हूँ, एजेंट जाके वहां बेच देता है। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे लालच बढ़ रहा है, देखो इंटरनेशनल जा रही हूँ मैं धीरे धीरे। उसके बाद होता है सेटअप ऑफ सेल्स सब्सिडरी। अब मैंने क्या किया, बांग्लादेश में ही जाकर अपना एक ब्रांच खोल दिया। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैंने कोई फैक्ट्री नहीं खोली है, मैंने एक ब्रांच एक यूनिट खोल दी है जाकर वहां पर अपनी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन तो मैं इंडिया में ही कर रही हूँ, लेकिन वहां से मैं सामान बनाती हूँ, वहां मैं अपने ब्रांच में बेचती हूँ, और वहां पे लोग लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, मेरा सामान बांग्लादेश में बेच देते हैं। अब इससे भी बढ़ के क्या हुआ, अब तो मैं एकदम फेमस हो गई हूँ, और अब मैंने क्या किया, वहां पे अपनी एक फैक्ट्री भी खोल दी, अपनी कंपनी भी खोल दी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अब मैंने बांग्लादेश में भी शुरू कर दिया। तो ये स्टेजेस होते हैं आपके उपासला मॉडल के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर चार चीज होती है। मार्केट नॉलेज, देखिए आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप जा नहीं सकते हो, तो मार्केट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको कमिटमेंट डिसीजन लेना होता है, ठीक है, कि आपको रिसोर्सेज जो है बेटा वो कहाँ पे कितने लगाने हैं, वही चीज होती है मार्केट कमिटमेंट, कि भाई बांग्लादेश में मुझे इतना बना के बेचना है, वो सारे रिसोर्सेज। फिर करंट एक्टिविटीज का मतलब जो वहां पे कितना बेच रहे हैं, कितना बन रहा है, वो सारी चीजें आती है करंट एक्टिविटीज के अंदर। अब एक चीज है, यहाँ पर एक चार्ट है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो,
सबसे पहले मैंने क्या बोला था, नो रेगुलर एक्सपोर्ट यानी स्पॉडिक एक्सपोर्ट्स। अगर मेरे पास ज्यादा सामान बच गया है तो मैं बांग्लादेश में भेज देती हूँ, एक्सपोर्ट कर देती हूँ। फिर जब मुझे लगा कि लोगों को पसंद आने लगा है, मेरी सेल्स बढ़ रही है, तो मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी मैंने एक एजेंट हायर किया, उसके थ्रू मैं बेचने लगी। फिर मैंने सेल्स सब्सिडरी सेट कर ली, वहां पर अपनी ब्रांच खोल ली। फिर डायरेक्ट मैंने क्या करा, प्रोडक्शन यूनिट ही खोल लिया, फैक्ट्री बना ली वहां पे जाके। तो इससे मैंने क्या किया, एफडीआई हुई मेरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे जैसे मैं मार्केट ए बी सी डी, आप देख रहे हो यहाँ पर ए बी सी डी एन, यानी जैसे जैसे मैं बढ़ रही हूँ, अब मैंने मल्टीपल कंपनीज में काम शुरू कर दिया। अब पहले तो मैं बांग्लादेश कर रही थी, अब मैंने नेपाल में भी कर दिया, मैंने जापान में भी करना शुरू कर दिया, मैंने कोरिया में भी भेजना शुरू कर दिया। तो मेरे मेरी मेरी देखिए कैसे ग्लोबल इंटीग्रेशन हो रहा है, मार्केट ए बी सी सब जगह मैं कैप्चर कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, मार्केट का कमिटमेंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप मल्टीपल कंट्रीज में जाओगे, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बढ़ना लग जाएगा, और वैसे वैसे क्या होगा, आप इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाएंगे, यानी इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा। तो यही इस चार्ट के अंदर बताया गया है कि तीनों चीजें किस तरीके से बढ़ रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपने पहले आपने खुद घर में काम करना शुरू किया, फिर एजेंट हायर किया, फिर आपने ब्रांच खोली, इससे आपका मार्केट कमिटमेंट बढ़ा, इससे आपका इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ा। फिर उसके बाद अब मल्टीपल कंट्रीज में, अभी बांग्लादेश में शुरू किया था, अब नेपाल में भी करने लगी हूँ, मैं श्रीलंका में भी करने लगी हूँ। तो इससे क्या हुआ, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, जो इस चार्ट के अंदर जो है वो आपको बताया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही सेशन था ये, और इसलिए था कि आप सारा कुछ आपके अंदर जो है मैसअप ना हो जाए। कम टॉपिक पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए, ये नहीं कि 50 टॉपिक पढ़ लिए और कुछ भी समझ नहीं आया और आपको प्रॉब्लम हो। इसीलिए कम पढ़िए, और ये मैराथन कंटिन्यू रहेगी यूनिट वाइज। और सेशन वाकई अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।